नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिसमें हम दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। इस कोर्स की कक्षा संख्या 23 है। इस क्लास को शुरू करने से पहले एक बार देखते हैं पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था। हमने स्वर वर्ण के ऊपर अपनी चर्चा शुरू की थी, वर्णों के ऊपर। वर्ण में हमने पहले देखा था कि दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसमें स्वर वर्ण में हमने देखा था कि अपने हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण माने गए हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या में थोड़ा सा विवाद है, लेकिन स्वर वर्णों की संख्या में ज़्यादा विवाद देखने को नहीं मिलता। और यही 11 वर्ण लगभग सारे अपने जो भाषाविद हैं हिंदी के सबने माना है। इसमें भी री का प्रयोग तो बहुत ही कम होता है हिंदी में, तो मोटा मोटी 10 वर्ण हैं। फिर इस स्वर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ना हमने शुरू किया था, तो बहुत सारे आधार हैं जिनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, जो कि सबसे बेसिक हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर वाला कंसेप्ट जो है वो है। उसमें हमने देखा था कि मूल स्वर होते हैं और संधि स्वर होते हैं। जो सबसे मूल स्वर होते हैं कि इनका जो निर्माण होता है, इनकी उत्पत्ति जो हुई होती है, ये बिना किसी और स्वर की सहायता से होती है, तो यही सबसे मूल स्वर है। और जिनका दूसरे वर्णों की सहायता से हुई होती है वो संयुक्त स्वर हैं। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे ये ए को ना ऐसे मत लिखना, ए में ये सर मैंने ये दे दिया ना, ए में ये एक ही होता है, जो ऊपर एक रेफ होता है ना वो एक ही होता है। अगर इसको वर्ण के रूप में लिखेंगे तो फिर ये दो हो जाएगा, लेकिन ऐसे जो मात्रा है ये ए जो स्वरवर्ण है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात हुई थी। अब आज की कक्षा में हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि और किन आधार पे वर्णों का वर्गीकरण, स्वर वर्ण का वर्गीकरण किया गया है और कौन कौन से स्वर वर्ण हैं। ठीक है, तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पे। नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, अब देखेंगे हम जाति के आधार पर। ठीक है, आपने सुना होगा ना सवर्ण स्वर और सवर्ण स्वर और असवर्ण स्वर। सवर्ण मतलब स साथ, वर्ण मतलब वर्ण तो ही गया, तो सवर्ण मतलब एक साथ के जैसे वर्ण है जो एक तरह के दिखते हो। तो जैसे अ आ ई उ ऊ, तो ये क्या है, एक तरह के दिखने वाले हैं, तो ये सवर्ण स्वर कहेंगे। और जो एक तरह के ना हो वो असवर्ण स्वर, असवर्ण स्वर कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो वैसे होगा समझने के लिए, लेकिन अगर बात की जाए कि व्याकरण की भाषा में इसको, तो जो एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न हो, एक ही तरह का प्रयत्न करना पड़े, वो सवर्ण स्वर कहे जाते हैं। और जिनका उच्चारण स्थान अलग हो जाता है, अलग प्रयत्न करना पड़ता है, उसे असवर्ण स्वर कहते हैं। तो उच्चारण स्थान का तो चलो अभी हम हर वर्ण का देखेंगे कि हर का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे अ आता है तो ये कंठ से होता है। ठीक है, तो इस तरह से चुये नाम तालु, ई का तालु से होता है। तो इसके बारे में पूरी एक चार्ट है, हम उसको देखेंगे, समझेंगे। और प्रयत्न आप ये मान के चलो कि दो तरह का प्रयत्न होता है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। इसके बारे में भी हम विस्तार में चर्चा करेंगे। अभी प्रयत्न का मतलब आप मोटा मोटी ये समझ लो, जैसे कोई वर्ण आप बोल रहे हैं, जैसे ऊ बोल रहे हैं, ऊ, तो ऊ बोलने में आपके होंठ है ना कुछ ऐसा देख रहे हो ना कि इसमें चेंजेज आ रहे हैं, तो ये प्रयत्न कहे जाते हैं कि आपके जो उच्चारण स्थान है किसी वर्ण के उच्चारण करने में, किस तरह के वर्ण के उच्चारण से पहले और उच्चारण के बाद किस तरह उनका शेप बदलता है, उनमें क्या प्रयत्न होता है, वो प्रयत्न कहे जाते हैं। तो इस आधार पे दो हमारे स्वर हो जाते हैं, सवर्ण स्वर और असवर्ण स्वर। तो अगला ऐसे टॉपिक बना लेना। जाति के आधार पर। ठीक है, तो जाति के आधार पर कौन कौन से हो जाते हैं। पहला हमारा हो गया
सवर्ण स्वर, यानी जिन स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान हो, तो हो जाएंगे हमारे क्या, सवर्ण स्वर। यानी जैसे आपका हो गया अ आ, ठीक है, हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ। तो ये ना कभी कभी अभी हम आगे पढ़ेंगे ना तो डायरेक्ट लिखा कि सवर्ण स्वर, तो समझ जाना कि इन वर्णों की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाते हैं, असवर्ण। तो जिन स्थान समान हुआ, जिनका समान न हो, तो जिन स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान न हो। यानी कि ये तो बात याद रखना कि जब इस सवर्ण स्वर या असवर्ण स्वर कहा जा रहा है ना, तो युग्म की बात हो रही है, ये अकेले वाली बात नहीं हो रही कि मूल स्वर है दीर्घ स्वर है। सवर्ण स्वर जैसे कहेगा कि सवर्ण स्वर कौन कौन से हैं, और आ सवर्ण स्वर है तो आप बताना कि हाँ ये है। और असवर्ण स्वर, तो इन युग्मों के अलावा कोई भी युग्म बना लो वो सारे असवर्ण स्वर हो जाएंगे। जैसे हो जाएगा अ ई मान लो, ठीक है, या फिर आप मान लो ए ई मान लो ऐसे, या फिर अ उ मान लो। तो ये जो युग्म है ना, इन तीनों युग्म के अलावा कोई भी युग्म बने तो असवर्ण स्वरों का युग्म होगा, और ये तीनों का अगर पूछेगा तो सवर्ण स्वरों का युग्म होगा। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया जाति के आधार पे। उसके बाद हमारा अगला आधार क्या है, तो उच्चारण के कालमान, यानी उच्चारण के में कितना समय लग रहा है, ठीक है, कालमान मात्रा कह सकते हो के आधार पर। इसमें कौन कौन सा हो जाता है, तो इसमें अपना हो जाता है पहला लघु स्वर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, गुरु स्वर। तो जो हर्ष दीर्घ वाला कॉन्सेप्ट है ना, बस वही जो भी अपने मूल स्वर होते हैं ना, वो सब लघु स्वर होते हैं, क्योंकि एक मात्रा का समय लगता है। अ, हर्ष ई, हर्ष उ, तो ये सब क्या है, लघु स्वर हैं। और गुरु स्वर जिनमें दो मात्रा का समय लगे, क्योंकि वैसे भी देख रहे हो ना कि दो मूल स्वरों को मिला के बन रहे हैं, तो बस वही है, ये मूल और दीर्घ वाले ही बात है, बस नाम अलग अलग हो गए क्योंकि आधार हमने अलग बना लिया कि कालमान कितनी मात्रा का समय लग रहा है। तो लघु स्वर एक मात्रा का समय लगे, ठीक है। इसमें आपके क्या आ जाएंगे, आ हो गया, हर्ष ई हो गया, हर्ष उ हो गया, यानी कि सभी मूल स्वर जो हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, लघु स्वर में आ जाएंगे। और गुरु स्वर जब दो मात्रा का समय लगे,
आप मोटा मोटी ये समझ लो ना कि जिसमें जिनके उच्चारण में कम समय लगे वो हमारे लघु स्वर, और जिनके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है वो गुरु स्वर है, क्योंकि दो मात्रा हो जाती है अ में, और क्यों नहीं अ है आ है, तो थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, आ आपका हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ ई हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। इसके अलावा तीनों के अलावा जो भी हैं ए ऊ औ, यानी कि कौन से हो गए, दीर्घ नहीं कह लो, सभी संधि स्वर। मैंने पढ़ा था ना मूल स्वर और संधि स्वर, क्योंकि संधि स्वर तो अलग अकेले बनते नहीं हैं, वो तो दो मूल स्वर मिला के ही बनते हैं, तो उनमें मतलब लाजमी है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जिनमें ज़्यादा समय लगे वो गुरु स्वर, ठीक है, और जिनमें अपना कम समय लगे वो लघु स्वर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया उच्चारण के कालमान के आधार पर। अब अगला देखते हैं, अगले आधार पे अब हमारा अगला जो होता है वो आधार है ओठों के आकार, मतलब कि जब वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारे ओठों की आकृति कैसी रहती है उस आधार पे। तो उसको हम कहते हैं गोलाकार और अगोलाकार, या उसको आप वृत्तामुखी और मतलब वृत्तामुखी अवृत्तामुखी, वृत्ताकार अवृत्ताकार ऐसे करके बोल सकते हो। तो जिसमें ओठ गोल हो जाए बोलने में वो वृत्ताकार, और जिसमें ना हो उसमें अवृत्ताकार। तो स्वरवर्ण देखोगे तो उसमें तो उ ऊ ओ इसमें हमारे होंठ गोल होते हैं, बाकी अ आ ई ए इनमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो वृत्ताकार 4 हो जाएंगे, अवृत्ताकार अपने बाकी के वर्ण 8 हो जाएंगे। तो ये देख लो, अगला आधार लिख लो, ओठों की आकृति के आधार पे, आकृति के आधार पर। तो क्या क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा वृत्ताकार। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की आकृति गोल गोल हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, दोनों आपके ऊ, हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ, ओ और औ, और दूसरा आपका अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। तो इसमें आपका हो जाएगा जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ मतलब गोल ना होके चपटे रहें, ओठ चिपटे रहते हैं, ओठ चिपटे, या फिर ऐसे लिख लो कि ओठों की आकृति गोल ना हो, ऐसे लिख लो। तो कौन कौन से इनके अलावा जो भी है वो अवृत्ताकार हो जाएंगे, जैसे कि अपना अ हो गया,
आ हो गया, ठीक है। हर्ष ए, दीर्घ ए ठीक है। तो ये हो जाएंगे अवृत्ताकार में। अब एक कामता प्रसाद गुरु इसमें अर्धवृत्ताकार करके भी एक कंसेप्ट लाते हैं कि इसमें ओठ थोड़े गोल होते हैं। तो ठीक है, उतना मतलब वो कुछ पॉपुलर है नहीं, अब बस इतना याद रखो, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, जो कि ओठों की गुलाई के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। अब अगला हमारा आधार हो जाता है कि कितनी मात्रा में मुंह खुलता है बंद होता है, उस आधार पे, ठीक है। मुंह किस मात्रा में खुलता है, के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। कि जब स्वर वर्ण बोल रहे हैं तो किस मात्रा में मुंह खुल रहा है उसके आधार पे। तो ऐसे आप देखो तो हमारे क्या होता है, अ आ ई उ। तो सबसे देखो ना, सबसे ज़्यादा जो खुल रहा है ना वो आ में खुलता है, आ, ठीक है। बाकी के जो वर्ण है ई उ ए ओ ओ, तो ए ओ में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन ई और उ में तो बहुत ही कम, मतलब बहुत ही मुंह खोलने की ज़रूरत होती है। तो ई उ ये हो जाएंगे, लगभग बंद रहेगा मुंह। और आ जो है उसमें सबसे ज़्यादा खुलेगा, आ में देख रहे हो आप कि सबसे ज़्यादा खुलेगा। तो सबसे ज़्यादा वाला क्या हो जाएगा हमारा, उसको हम बोलते हैं विवृत, और जिसमें सबसे कम खुले उसको संवृत, ठीक है। और इन दोनों के बीच क्या कंसेप्ट हो जाता है, अर्ध संवृत और अर्धविवृत। संवृत क्या है, सबसे बंद, सबसे ज़्यादा बंद, तो उतना ही बंद नहीं, थोड़ा मतलब खुला हो तो अर्ध संवृत। और विवृत सबसे खुला होता है तो उतना ना खुल के थोड़ा कम खुला हो तो अर्धविवृत। तो ये कंसेप्ट आता है संवृत और विवृत। तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको याद करने का ट्रिक भी देखते हैं कैसे याद करेंगे। तो मुंह किस मात्रा में खुलता है इसके आधार पे, तो मान लो कि हो गया, इसमें पहला हो गया संवृत स्वर, संवृत स्वर। मुंह प्राय बंद रहता है या बहुत कम खुलता है। मतलब लगभग मुंह बंद ही रहता है इनके उच्चारण में, तो वो समवृत का है। सम, इसको ऐसे याद रखना, सम मतलब क्या होता है, नज़दीक। सम का मतलब वैसे तो बराबर होता है, तो बराबर जो हमारे नज़दीक होता है वो हमारे बराबर होता है, ऐसे थोड़ा ट्रिक लगा लेना। तो नज़दीक होता है वो बराबर होता है, तो वो क्या होते हैं कि एक दूसरे से काफ़ी बंद से क्लोज से रहते हैं। तो ऐसे याद रखना कि सम मतलब क्या होता है, बराबर। बराबर का कौन होता है, नज़दीक। नज़दीक जो होगा तो आपस में थोड़ा सा क्लोज रहेंगे। क्लोज मतलब बंद रहेंगे, एक दूसरे से बंद रहेंगे। तो बंद मतलब मुंह प्राय बंद रहेगा या बहुत कम खुलेगा। तो ऐसे कौन कौन से स्वर हो जाएंगे, जैसे ई उ ऊ, ठीक है। इसमें हमारा क्या है कि मुंह प्राय बंद रहता है या बहुत कम खुलता है। और दूसरा विवृत, विवृत स्वर। तो इसमें क्या होता है, मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है।
वी, इसको कैसे याद रखोगे, वी मतलब विशेष, ऐसे विशेष ही वैसे होता है, वी वर्ड जहाँ भी लगता है तो विशेष है। तो विशेष वृत्त, तो विशेष जो वृत्त होगा थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा होगा तो बड़ा के लिए आपको मुंह थोड़ा खुलना ही पड़ेगा, मतलब बड़ा वर्ण है उसके उच्चारण में बड़ा मुंह खोलना है, ऐसे याद रख लेना थोड़ा ट्रिक लगा के। तो इसमें कौन सा हो जाता है अपना आ, और इसको आप खुद से ट्राई करके भी देख सकते हो, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कहाँ खुल रहा है, तो आम ही आपका मुंह खुलता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का समृद्ध का अर्ध समृद्ध, ठीक है। तो जो समृद्ध है उससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, जिसमें समृद्ध से थोड़ा ज़्यादा खुला हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और ओ, ठीक है। ए और ओ, इसमें क्या होता है कि मुंह खुलता भी है, लेकिन मतलब इतना बंद तो रहता है, लेकिन इतना ही बंद नहीं रहता जितना कि समृद्ध का, समृद्ध से थोड़ा सा ज़्यादा खुला, ए ओ, ठीक है। और अर्ध विपरीत, अब विपरीत क्या है कि इसमें तो मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है, तो अर्ध मतलब जितना पूरा खुल रहा है तो पूरा ना खुल के जो आधा खुले, यानी कि विपरीत से थोड़ा सा कम मुंह खुले, वो कहा जाता है अर्ध विपरीत। तो जिसमें विपरीत से थोड़ा कम मुंह खुला हो, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा देख रहा था। अच्छा, इसमें एक अपना अ रह जा रहा है कि अ किस में आएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ए और औ। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, इसमें ना अ को देखता हूँ, मेरे हिसाब से इसी में आएगा अ आ अ आ अ आ, तो विपरीत से थोड़ा कम खुला मेरे हिसाब से, तो अर्धविपरीत में आना चाहिए, फिर विपरीत में। अ का मैं आपको एक बार देख के बताऊंगा। तो मेनली आप इसको समझ गए ना कि समृद्ध, विपरीत, अर्ध समृद्ध और अर्धविपरीत क्या है। दो याद रखो पहले आप, समृद्ध और विपरीत दो याद रखो, ये दो इससे याद हो जाएंगे। समृद्ध, सम मतलब बराबर, बराबर वाले एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, नज़दीक मतलब क्लोज, ठीक है। क्लोज से ऐसे याद रख लेना, क्लोज मतलब कि बंद, मुंह बंद है, तो मुंह लगभग बंद रहेगा, बहुत कम खुला है रहे उच्चारण के टाइम पे, वो समृद्ध कह जाते हैं। तो ई उ, ठीक है, ये हो गया समृद्ध। विपरीत, मुंह सबसे ज़्यादा खुला, तो आ, ये तो आपको याद रहना चाहिए कि विपरीत, वी मतलब विशेष, वृत्त मतलब बड़ा, विशेष वृत्त जो होगा वो थोड़ा बड़ा वृत्त होगा, बड़ा मतलब खोलना पड़ेगा आपको मुंह ज़्यादा उसके उच्चारण के लिए, तो सबसे ज़्यादा मुंह खुले तो वो हो जाएगा अपना विपरीत स्वर, उसमें हो जाएगा आ। अब अर्ध समृद्ध और अर्धविपरीत इसी से याद रख लो। समृद्ध में बंद है मुंह, अर्ध समृद्ध
कि बंद मुंह ना हो गए, थोड़ा आधा बंद हो। तो मतलब समृद्ध से थोड़ा ज़्यादा मुंह मतलब खुला हो। समृद्ध तो पूरा ही बंद हो जा रहा है। अर्ध समृद्ध मतलब कि पूरा ना बंद हो गया, थोड़ा आधा बंद हो, तो वो हो जाएंगे ए और ओ। ठीक है। और अर्धविवृत्त कि वृत्त तो हो गया पूरा खुला, तो पूरा ना खोल के आधा खोलो, थोड़ा कम खोलो। वृत्त से थोड़ा कम मुंह खुला हो तो हो जाएगा ए और औ। तो इस तरह से हमारे हो गए कि मुंह किस मात्रा में खुलता है, उसके आधार पे ये वर्गीकरण समृद्ध, विवृत्त, अर्धसमृद्ध और अर्धविवृत्त। ठीक है। अब अभी इसमें ये है कि दो आधार और हैं, दो नहीं, एक बच रहा है शायद, हाँ एक बच रहा है और, कि जीवा की स्थिति। मेरे साथ तो एक है, और कुछ होगा तो देख लेंगे। जीवा की स्थिति जो है कि जीवा का कौन सा भाग उठता है, अगला भाग, पिछला भाग या मध्य का भाग, उसके आधार पर क्या वर्गीकरण होगा वो हमें देखना है। तो वो हम देखेंगे अगली कक्षा में, कल की कक्षा में। आज की कक्षा में हम यही रहने देते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करोगे तो फिर मैं लाइव क्लास ले पाऊँगा और आपके लाइव रिस्पॉन्स भी ले पाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और रेगुलर इस क्लास के साथ जुड़े रहो। हम दिसंबर 26 का जो नीट एग्ज़ाम है उसको पक्का क्लियर करेंगे। बस इस क्लास के साथ आपको रेगुलर जुड़े रहना है। तो चलिए, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।